QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस प्रोफेशन पे आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आज हम लोग प्रमुख युद्ध को देखेंगे। इससे पहले मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध को बता दिया था। आप जाके वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो युद्ध हैं ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो 71 बीपीएससी हो गया, चाहे यूपीपीसीएस हो गया, चाहे आरओ हो गया, और चाहे अन्य कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पे युद्ध के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो बिल्कुल मैंने एक एक युद्ध को बिल्कुल मैप के थ्रू बताया है। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारतीय जो है इतिहास के प्रमुख युद्ध की बात करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले हमें इस सिचुएशन को समझना होगा, भारत की सिचुएशन को समझना होगा। तो याद रखिएगा, भारत के एक तरफ आपका हिमालय है, तो हिमालय की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से कोई भी विदेशी आक्रमण आज तक कभी ना हुआ है और ना ही आगे होने की कोई संभावना है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से कोई प्राचीन काल में कोई युद्ध इस तरफ से नहीं हो पाया क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ हमारी तरफ दो तरफ जो है सागर है, एक तरफ आपका जो है अरब सागर है और एक आपका बंगाल की खाड़ी है। तो सागर की तरफ से भी कोई आक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि भारत इस तरफ से भी सुरक्षित है। तो एक तरह से याद रखना, जो हिमालय है वो याद रखना एक सिपाही की तरह हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। और हमारा जो सागर है, आपका चाहे अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, एक तरह से ये भी एक सिपाही की तरह ही जो है हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, तो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ही है जो असुरक्षित रहा है। और जितने भी आक्रमण हुए प्राचीन काल में और मध्यकाल में वो इसी तरफ से हुए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका हिंदकुश पर्वत है और आपका पाकिस्तान में एक सुलेमान पर्वत है। तो हिंदकुश और सुलेमान के बीच में याद रखिएगा यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा जो है यहाँ से आक्रमण भारत में हुए हैं। या फिर आपका इसके अलावा सुलेमान पहाड़ी जो पाकिस्तान में है और किरथर पहाड़ी भी पाकिस्तान में है। तो इसके बीच में आपका कौन सा दर्रा है, तो बेलन दर्रा है। तो बेलन दर्रे से याद रखिएगा यहाँ से आक्रमण हुए हैं, या फिर आपका खैबर दर्रे से आक्रमण हुआ है। तो भारत के राजाओं में इतनी एकता नहीं थी कि वो इस दर्रे को बंद कर सके जिससे इस तरफ से आक्रमण ना होने पाए। तो भारत पर जो आक्रमण हुआ है उसके सिचुएशन को अगर हम समझते हैं, जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत के किस क्षेत्र से सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं। इस चीज को हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। भारत के इतिहास का पहला युद्ध है 10 राग युद्ध है। इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो 10 राज्य युद्ध था ये कहां पर हुआ था, कैसे हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो एक तरफ आपका पुरु, तो याद रखना जो 10 राजा थे उसमें सबसे प्रमुख कौन थे, पुरु थे। और एक तरफ कौन से, त्रिशूल योद्धाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध को क्या कहते हैं, बैटल ऑफ 10 किंग भी कहा जाता है, अर्थात 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। यह युद्ध परुश्री नदी किनारे हुआ था। तो राबी नदी को ही वैदिक काल में क्या कहते थे, परुश्री नदी कहते थे। तो इस नदी के किनारे हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। और इस युद्ध में याद रखना त्रिशूल समुदाय की विजय हुई थी, जिसका प्रमुख नेता कौन था, सुदास था। तो याद रखना जो सुदास थे इनके गुरु का नाम क्या था, वशिष्ठ था, ठीक है, वशिष्ठ था। और आपका जो 10 राजा थे इनके गुरु का नाम क्या था, विश्वामित्र था, ठीक है। तो विश्वामित्र और याद रखना एक तरफ वशिष्ठ थे, इनके सलाह पर ये युद्ध लड़ा गया था एक एक तरफ से। तो ये जो युद्ध का कारण बताया जाता है कि संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और सुदास की विजय के बाद याद रखना भरत कबीले का जो है निर्माण हुआ, और भरत इसी कबीले के नाम पर कहा जाता है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत जो नाम पड़ा है ये अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है, कोई जैन धर्म कुछ और कहता है, वैदिक धर्म कुछ और कहता है, और कुछ कहानियां जैसे आपका जो है अभिज्ञान शकुंतलम में कुछ और बातें बताई गई हैं। तो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसे हमें अच्छे से याद रखना होगा। तो याद रखना इनमें हमें ये याद रखना है कि युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखना इसमें जो है त्रिशूल जो है बहुत महत्वपूर्ण है और पुरु बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और याद रखना भरत कबीले जो है बाद में जो है भरत वंश की जो स्थापना होती है वो इसी के बाद होती है। और सुदास पहला राजा था जो भारत पर शासन किया था। तो इस युद्ध में जो है याद रखना किस नदी किनारे हुआ था, कहाँ इसकी जानकारी मिलती है, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। इसी को कहा जाता है, याद रखना, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है।
इसे हम बितस्ता का युद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना ये युद्ध जो है किसकी नदी किनारे हुआ था, तो याद रखना ये आपका झेलम नदी किनारे हुआ था। तो झेलम नदी को बितस्ता कहा जाता था, तो ये बितस्ता का युद्ध हुआ था। इसी को हम कहते हैं झेलम का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? तो 326 BC में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखना ये जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो युद्ध हुआ था आपका सिकंदर के बीच में। एक तरफ सिकंदर था, एक तरफ आपका भारत के राजा का नाम था पोरस था। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी और इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहते हैं या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, ये भी याद रखना। और इसी को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, तो यूनानी भाषा में इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक तरफ सिकंदर की सेना जो है पश्चिम से आई थी और एक तरफ आपका जो है इस क्षेत्र में पंजाब के क्षेत्र में शासक कौन था, पोरस का राज था। तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो झेलम के युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है यूनानी भाषा में। जो कब हुआ था, तो 326 BC में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये याद रखना है। और जब हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, तो दिमाग में हमारे बैठ जाता है। तो इतिहास को हमें रटना नहीं पड़ता है, इतिहास को हमें समझना होता है, ठीक है। तो याद रखना युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कितने नाम हैं ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है आपका कलिंग युद्ध है, जो 261 BC में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो याद रखिएगा, अशोक के साथ जब अशोक राजा बना तो उसके राज्यारोहण के 8वें वर्ष युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कलिंग युद्ध कहाँ है, याद रखना कलिंग आपका इस क्षेत्र में है और कलिंग जिसे आज हम वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं। तो याद रखना इसी है, ये अशोक के जीवन का एकमात्र युद्ध है कलिंग युद्ध। इसके बाद उसने याद रखना युद्ध की नीति को त्याग दिया था और धम्म की नीति को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के विकास में अपना जीवन बिता दिया। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है, कभी इंटरव्यू में पूछा जाए या एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में या पीटी में, कि कलिंग युद्ध को जीतने के समय जब युद्ध लड़ रहा था तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध की नीति को छोड़ के धम्म की नीति को अपना लिया। लेकिन जो है अशोक ने कलिंग विजय जो है उसको कलिंग विजय करने के बाद चाहता तो जिस राजा को यह हराया था उस राजा को वापस कर देता। तो राज्य को तो वापस नहीं किया गया, लेकिन धम्म नीति को अपना लिया गया और युद्ध की नीति को त्याग दिया। तो इस राज्य को वापस नहीं किया गया और इस राज्य पर को याद रखना जो है मौर्य काल का 5वां राज्य बनाया गया, ठीक है। इसकी राजधानी पोटली बनाई गई। दूसरा चीज आपको ये समझना होगा कि जो कलिंग का क्षेत्र था इसको वापस इसलिए नहीं किया अशोक ने, क्योंकि कलिंग विजय इसलिए था क्योंकि समुद्री मार्ग का ये रास्ता था, पाटलिपुत्र से यहाँ से समुद्री मार्ग का रास्ता था और समुद्री व्यापार होने की वजह से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए जीतने की वजह से व्यापार, समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए उसने कलिंग को नहीं छोड़ा, लेकिन युद्ध को छोड़ दिया और आपका जो है धम्म को अपना लिया, धम्म नीति को अपना लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है यह युद्ध उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट दया नदी के तट पर हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि कलिंग का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था तो अधिकांश लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये दया नदी किनारे हुआ था और दया नदी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर के निकट हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी और कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आ चुका है। 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। और अशोक ने पूछा जाएगा आपसे कि अशोक ने इस युद्ध में किस राजा को पराजित किया था? जो कलिंग का राजा था तो अनंत पद्मनाभन था, इसी को उसने जो है अशोक ने पराजित किया था और कलिंग को जीता था। तो कलिंग युद्ध 8वें वर्ष उसके राज्यारोहण की शुरू हुआ था और 9वें वर्ष इसको ये समाप्त हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों हुआ था ये भी बता दिया। तो मुख्य कारण था समुद्री व्यापार को मजबूत करना। ये भी याद रखिएगा किस राजा को हराया था, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। और किस नदी किनारे है तो याद रखना जो युद्ध हुआ था वो दया नदी किनारे हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं रावर का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, रावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखना इसे हम कहते हैं भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था। तो जो भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कौन से हुआ था तो अरब आक्रमण हुआ था, ये भी याद रखना है। अब अरब आक्रमण किस रास्ते से हुआ था तो मैंने बताया था ये हिंदकुश है और आपका ये सुलेमान है, इसके बीच में खैबर दर्रा है और एक आपका जो है
सुलेमान और आपका किरथर पहाड़ी के बीच में बेलन दर्रा है। तो याद रखना जो अरब आक्रमण हमारे यहाँ हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के जो है का आक्रमण था, जो आपका अरब से इसी बेलन दर्रा होते हुए भारत पर आक्रमण किया था। और आक्रमण किस राज्य पे किया गया था? सिंध राज्य पर किया गया था। तो ये सिंध राज्य आपका ये है, ठीक है। और वहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। और उसकी जो है राजधानी क्या थी? थट्टा थी। और उसके बंदरगाह का नाम देवल बंदरगाह था। और युद्ध का कारण क्या था अब ये बता देता हूं मैं। तो युद्ध का कारण ये था, तो याद रखना ये मैप मैंने अपने हाथ से बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना इस युद्ध का कारण क्या था। तो देवल बंदरगाह से अरब व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे, तो राजा दाहिर ने इस व्यापार को बंद कर दिया था। अरब के जहाजों को देवल बंदरगाह पे आने से रोक दिया था। इसीलिए जो है वहाँ के जो है खलीफा ने ये किसको भेजा था? तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था आक्रमण करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम बेलन दर्रा होते हुए सिंध पर आक्रमण किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत पर पहला जब अरब आक्रमण हुआ था उस आक्रमण को क्या कहते हैं? रावर का युद्ध कहते हैं, क्योंकि रावर नामक स्थान पे हुआ था। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा युद्ध का नेता कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। किस दर्रे से होकर आया था? तो बेलन दर्रे से होकर आया था। और किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो सिंध पे किया था। और सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। और उस समय बंदरगाह का नाम क्या था? देवल बंदरगाह था। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप इस मैप के थ्रू जब इसको पढ़ते हैं, ये मैप आपके दिमाग में होता है तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको जो है सरल से सरल भाषा में आपको चीज़ों को बताया जाए, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो याद रखना ये है आपका राजा पोरस है। ये राजा पोरस का यहाँ पर ये दिखाया गया है चित्र। और ये आपका ये कौन है? तो याद रखना ये आपका जो है मोहम्मद बिन कासिम है। आज लिखा हुआ है भारत पर प्रथम अरब आक्रमण था। यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था। राजा दाहिर सिंध का राजा था, अभी मैंने बताया। और इस युद्ध की जानकारी हमें अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। तो चचनामा से हमें जानकारी मिलती है, जो अली अहमद की पुस्तक है, जिससे हमें भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। मीर कासिम सिंध में पहली बार जजिया कर लगाया था। यह भी याद रखेगा, आपसे कभी पूछा जाए कि जजिया कर भारत पर पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो सिंध पे लगाया गया था। किसने लगाया था? तो मीर कासिम ने लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो मोहम्मद बिन कासिम जो पहला अरब आक्रमण था, आक्रमणकारी था, इसी ने जो है जजिया कर लगाया था। और जजिया कर गैर जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ये भी याद रखना, धार्मिक कर था। और याद रखना क्यों ये धार्मिक कर था? क्योंकि याद रखना ये जो है सुरक्षा के बदले लिया जाता था। तो याद रखना जजिया कर की शुरुआत भारत में यहीं से होती है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तराइन का युद्ध को बताने से पहले आप एक युद्ध और देख लीजिएगा। इसके डेटा को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। याद रखिएगा 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ हुआ था। याद रखिएगा युद्ध कहाँ हुआ था? तो लाड़ाई माउंट आबू के पास जो है कयादरा के पास हुआ था। इसे कयादरा का युद्ध भी कहा जाता है। 1178 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था तो याद रखना गुजरात पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो भीम द्वितीय ने और उनकी मां नायिका देवी ने जो है इस युद्ध में जो है क्या किया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कब हुई थी? याद रखना ये आपका गुजरात के युद्ध में हुई थी, जिसे हम जो है कयादरा का युद्ध भी कहते हैं। और किसने हराया था? भीम देव द्वितीय ने हराया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय, पहली हार कौन सी थी? तो गुजरात का युद्ध और किसने हराया था? भीमदेव द्वितीय ने हराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर जो है इसके बाद तराइन का जो है प्रथम युद्ध हुआ था। किसके साथ में? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन पहला युद्ध याद रखना जो हार गया था मोहम्मद गौरी और 1178 ईस्वी में युद्ध था, गुजरात का युद्ध था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये युद्ध हार गया था। तो मोहम्मद गौरी भारत में 2 युद्ध हारा था। कौन कौन सा? एक गुजरात का युद्ध 1178 ईस्वी का, और एक आपका तराइन का पहला युद्ध हार गया था। ये आप अच्छे से याद रखना। 2 युद्ध जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध जीत गया था, और आपका चंदावर का युद्ध जीता था, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे से इसको याद रखना। तो प्राचीन भारत के जो इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तो एक तरफ था कौन? तो मोहम्मद गौरी, और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान थे। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और आपका अजमेर के राजा थे।
मोहम्मद बिन जो मोहम्मद गौरी था, ये आपका कहाँ से आया था? अफगानिस्तान के गजनी के क्षेत्र से आया था। ठीक है, उस याद रखना ये एक आपका तुर्क था। तो पृथ्वीराज चौहान की विजय जो है इसमें हो गई थी। तो प्रथम तराइन युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तो याद रखना उसने जो है मोहम्मद गौरी पर निहत्थे आक्रमण नहीं किया, जाने दिया, इसीलिए कहा जाता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, और यह भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है। इसी युद्ध ने, याद रखिएगा, भारत के इतिहास को बदल दिया, और भारतीय इतिहास जो प्राचीन कालीन इतिहास था वो इसी युद्ध से मध्यकालीन इतिहास की ओर अग्रसर हुआ। तो भारत मध्यकालीन इतिहास में इसी तराइन के युद्ध से ही प्रवेश किया है, प्राचीन इतिहास को छोड़ करके। कब? 1192। क्यों? क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इस युद्ध में किसकी विजय होती है? तो इस युद्ध में किसकी विजय होती है? तो याद रखना इस युद्ध में, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इस युद्ध को तरावड़ी या तराइन का युद्ध, या इसे जो है आजमाबाद का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के नाम को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नाम दे सकता है। तो इस आप याद रखिएगा, तराइन के युद्ध को आजमाबाद का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका जो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था, और चंदावर कहाँ है? ये कन्नौज के पास है। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, और जयचंद कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था। ठीक है, तो याद रखना कन्नौज का राजा जयचंद और को इसमें क्या किया? पराजित कर दिया, और कन्नौज पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो चंदावर का युद्ध भी याद रखेगा। और कभी कभी युद्ध का क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैं युद्ध को क्रम से बता रहा हूं, जिससे आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो युद्ध में हमें यही चीज याद रखना होता है, युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से राजा के बीच हुआ था, उसका परिणाम क्या निकल के आया। तो याद रखना इस युद्ध में जो है राजा जयचंद की हार होती है, और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, जिसको उसने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तराइन का तृतीय युद्ध। याद रखना, अभी तक हम इतिहास में केवल जानते थे तराइन का 2 ही युद्ध हुआ है, लेकिन नहीं, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है। कब? याद रखना 1215 और 16 में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? तो याद रखना ये युद्ध जो हुआ है वो एक तरफ इल्तुतमिश और एक तरफ जो है, याद रखना, एल्दोज कुबाचा के बीच हुआ है। तो एल्दोज और कुबाचा भी जो है ये कौन थे? तो याद रखना ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो याद रखना इन गुलामों को जब राज बंटवारा किया गया, तब एल्दोज और कुबाचा ने इल्तुतमिश से युद्ध लड़ा था, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने के लिए हमें जो है अच्छे से ये वीडियो को समझना है। आपको कहीं वीडियो में कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।